नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है लेटर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी में एक जो व्यवस्था है वो है, पहला होता है प्री एग्ज़ाम पीईटी, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के अंडर आने वाले, खास करके यहाँ पर बात की गई है समूह ग। तो समूह ग पर जो भी पद होते हैं उनके लिए पहला जो प्री है वो सभी के लिए एक ही होता है। तो उस प्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन यानी कि उसका सिलेबस जारी हुआ है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि खबर क्या है। तो पहला ये लेटर है जो है 20 फरवरी का। ये लेटर यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया है। इसमें इन्होंने जो बताया है यही बोला है कि समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए जो नए आवेदन होंगे उसकी प्रक्रिया और इसकी जो द्विस्तरीय परीक्षा होती है, यानी कि पहला प्री और फिर मेंस, तो उसके लिए उन्होंने अनुमोदन दिया है। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा पीईटी जो होती है उसके लिए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और पैटर्न, इन दोनों को जारी कर दिया जाए। अभी तक नोटिफिकेशन आए नहीं है और अभी तक एग्ज़ाम का जो फॉर्म निकला है वो भी नहीं निकला अभी तक। फिलहाल ओनली सिलेबस जारी किया गया है और यहाँ पर साइन भी हैं सचिव के, आशुतोष मोहन अग्निहोत्री। उसके बाद का जो लेटर है उस लेटर को आप देख सकते हैं। ये लेटर जो कि है विशेष सचिव शीतला प्रसाद की ओर से उत्तर प्रदेश शासन, उन्होंने भी सेम विषय के बारे में बताया है, क्योंकि जब वहाँ से बोला गया है कि जो पीईटी परीक्षा के लिए यूपी ट्रिपल एस सी के लिए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम जारी कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद ये जो बातें आई हैं वो है ये कार्यक्रम जारी किया हुआ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर क्या क्या है कार्यक्रम और क्या है सिलेबस, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो यहाँ से शुरुआत होती है पैटर्न और सिलेबस की। अभी आप देखिए, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और परीक्षा होगा 2 घंटे की। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक है, 120 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपका पूर्णांक भी 100 नंबर का होगा। अभी आप इसमें ये देखिए कि आपका आता कौन सा सब्जेक्ट है। बाकी इसका जो क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो बहुविकल्पी होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। आपका अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं तो आपका जो पूरा 1 नंबर है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका माइनस माना जाएगा। तो सबसे पहला जो सिलेबस में पार्ट है, 5 नंबर आते हैं आपके इतिहास से, भारतीय इतिहास से आते हैं, ना कि पूरे इतिहास से। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें कि गौतम बुद्ध, जैन धर्म में महावीर की जीवन और शिक्षाएं, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल, ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपको तैयार करने हैं। आपको बहुत सारे टॉपिक मेरे चैनल पर जो वीडियो हैं इतिहास के वहाँ से मिल जाएंगे। और आप एक चीज़ याद रखिए, यूपी ट्रिपल एस सी या कोई भी सब्जेक्ट का जैसे जो गवर्नमेंट जब निकालती है सिलेबस, तो सिलेबस से इधर उधर जा कर के तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बाहर का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो लोग ऑटोमेटिक उस पर नंबर दे देंगे और उससे बाहर का क्वेश्चन आता नहीं है। तो फिलहाल फोकस आपको करना है इन सभी टॉपिक्स पर। टॉपिक आपने देख लिए। और भी कुछ टॉपिक हैं इतिहास में। राजपूत काल के बाद आता है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 और ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। कहने का मतलब है सिंधु घाटी से लेकर के अभी का जो आधुनिक समाज है वहाँ तक का उन्होंने पूरा पूछ लिया। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसका जो आगे जो भी टॉपिक आ रहे हैं, जो भी ये सब्जेक्ट आ रहे हैं, इन सभी का जो लेवल है वो रहेगा एनसीईआरटी बेस। सबसे अच्छी आपको जो मैं हिंट देता हूँ वो रहेगा एनसीईआरटी बेस। एनसीईआरटी में जो टफनेस है, जितना कठिन एनसीईआरटी की बुक है उतना ही कठिन आएंगे क्वेश्चंस बस। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के एनसीईआरटी की बुक्स आप स्पेशली क्लास 6 से लेकर के 12 यहाँ की पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही। जब तक आपके नोटिफिकेशन आते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, तब तक आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की सभी सब्जेक्ट की जो बुक हैं अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ना आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। आखिरी के 15 दिन में आप बस क्वेश्चन आंसर अगर लगाएंगे तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरी थ्योरी पढ़ी होगी। तो एनसीईआरटी की खास करके हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये वाली जो बुक्स हैं, सोशोलॉजी, वो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं, मैंने अच्छे से समझाया है। बाकी आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं या हार्ड कॉपी भी दुकान से खरीद सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास में से ही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर आपको स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी और उनके अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी उसमें,
क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको अगर राष्ट्रीय आंदोलन आप कोई बुक मंगाएंगे जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास अगर मंगाते हैं तो बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। आपको लेकिन करना क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास में से सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को तैयार करना है। आंदोलन तो बहुत सारे हुए थे लेकिन आपको स्वदेशी और सविनय अवज्ञा पढ़ना है। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी की बुक्स में जब चैप्टर देखेंगे तो ये सभी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। अभी उसके बाद हम चलते हैं भूगोल पर। ये देखिए भूगोल आता है 5 नंबर का, और जो ऊपर आधुनिक भारत का जो इतिहास यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो भूगोल जो है, भूगोल में आपको भारत और विश्व का भौतिक भूगोल दोनों ही तैयार करने हैं, ओनली भारत का नहीं विश्व का भी है। उसके अंदर ये टॉपिक आएंगे, नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। ये आपको 6 से लेकर के 8 तक की भूगोल में ही मिल जाएगा। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल ये भी एनसीईआरटी में मिलेगा। जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन और प्रवास, बहुत ही इजी टॉपिक हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में जब आप समझेंगे पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से आप अगर एक एक चैप्टर भी डेली करेंगे तो भी आप एकदम से कंफर्म हो जाएंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में। क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव तभी कर सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर होगा एनसीईआरटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सब्जेक्ट नंबर 4 है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको 1947 से लेकर के 1991 आज़ादी के बाद से आपको देखना है, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं लगाई गई थी, योजना आयोग जो कि अभी खत्म होकर नीति आयोग हो गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांति क्या थी, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड क्या था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार कैसे हुए, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे तब की बात है ये। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार। इन सभी में से आपको सिर्फ 5 नंबर का ही मिलेगा, लेकिन 5 नंबर करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। उसके बाद 2 टॉपिक और हैं, आर्थिक सुधार और जीएसटी, जो कि अभी रिसेंटली हुए थे। उसके बाद का है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य में संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो आप एनसीईआरटी की बुक में से देखिए, राजनीति की बुक में से आपको ये सब मिलेंगे। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, और ये टॉपिक आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे जो कि मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही बनाए हैं। तो आप उनको भी एक बार सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे। कुछ सब्जेक्ट नंबर 6 है जनरल साइंस, 5 नंबर की आती है, जिसमें आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान। प्रारंभिक से कहने का मतलब है, अगर आप यूपी बोर्ड में देखेंगे तो क्लास 10th में, 9th और 10th में आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, बस वो आपको तैयार करनी है। अभी आ गया सब्जेक्ट नंबर 7 प्रारंभिक गणित, ये भी 5 नंबर का है। प्रारंभिक गणित आप जानते हैं ये भी क्लास 10 तक ही रहता है, उसके बाद हमारा एलजेब्रा, कैलकुलस ये सब शुरू हो जाता है। तो उसी में आपको मिलेंगे ये पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव, बहुत ही बेसिक वाला गणित है। परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग, घातांक एवं घात और औसत। इसके अलावा जैसे ब्याज, मेंसुरेशन ये सब नहीं दिया है, तो आपके लिए ये अच्छा हो गया कि बहुत कम टॉपिक हैं। ठीक है, वो सब आपको तैयार नहीं करने हैं। क्वेश्चन सब्जेक्ट नंबर 8 है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी तो सभी जगह पर सेम ही आती है, आप देख सकते हैं। इसमें व्याकरण में संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अशुद्धियाँ, ये तो हो जाएगा व्याकरण से। उसके अलावा ये हो जाएगा हिंदी साहित्य से लेखक और रचनाएं। तो ये सभी टॉपिक आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, डबल टॉपिक बनाया है। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा, बहुत ही ईजी आएगा आपका प्रिय, अगर आप देखेंगे। अब अगर देखें सामान्य अंग्रेजी, तो जनरल साइंस में आपकी अंग्रेजी की व्याकरण, तो अंग्रेजी की व्याकरण में आप कंफ्यूज मत होइए कि क्या आएगा। सेम हिंदी वाले जो टॉपिक हैं उनको ही आप अंग्रेजी में तैयार कर लीजिए। ठीक है, कैसे तैयार करेंगे, जैसे कि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होती हैं जैसे विलोम शब्द है तो आप इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं, पर्यायवाची को सिनोनिम्स बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ऐसे करके ये जेंडर। बस आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश व्याकरण, हिंदी व्याकरण, बस नाम चेंज है। 5 नंबर की इंग्लिश भी आएगी। उसके बाद आएगी आपकी रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग। यहाँ पर आपको एक छोटी सी रीजनिंग की बुक ले लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध यानी कि रिलेशन वाले होते हैं, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस तरीके के जो टॉपिक हैं रीजनिंग के, आप थोड़ा सा स्पीड में करने लगेंगे तो ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आती है आपकी करंट अफेयर्स, 10 नंबर की आती है भारतीय और विश्व। तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप मेरे जो रिसेंट टॉपिक हैं मैं करंट अफेयर्स पे ही बना रहा हूँ, स्पेशली अभी मैं उसमें मेंशन करता हूँ यूपी सुपर टेट जूनियर, लेकिन करंट अफेयर्स सबके लिए सेम है। प्रतियोगिता दर्पण, करंट सक्सेस रिव्यू, इनमें से मैं इनको बनाता हूँ, तो आप टॉपिक वाइज आपको मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। और एक एक महीने की जो करंट है वो 4 से लेकर के 5 वीडियो में ख़त्म हो जाती है। तो आप अगर डेली जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। 10 नंबर की आती है, मैं अगस्त से लेकर के लास्ट ईयर जो अगस्त आया था, अगस्त से लेकर के अभी फरवरी तक का मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके बाद जो भी मंथ आएगा उसको भी कंप्लीट कराता जाऊँगा। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। करंट बहुत ज़्यादा आ रही है 10 नंबर की, तो आपको तैयार करनी ज़रूरी है। डेली का न्यूज़पेपर भी पढ़िए। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मीन्स जीके आ जाती है इसमें। जैसे भारत के पड़ोसी देश, तो उसमें पूछ सकते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा है, उत्तर पश्चिम में कौन सा है, या पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, कुछ भी आ सकता है। देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। इसके लिए आप क्या कीजिए, कोई लूसेंट की तरह कोई एक बुक ले सकते हैं, उसको आप रट मारिए एक बार के लिए, अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। सब की सब चीज़ें हमेशा के लिए वही हैं जो आज से 50 साल पहले थी। कुछ चीज़ें नई आई होंगी, जैसे बुक्स नई आ रही हैं, या इसरो ने क्या क्या किया है, वो चीज़ों को आप करंट में कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। 10 नंबर आपका कंफर्म है। और 13वां सब्जेक्ट है वो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। ये भी 10 नंबर का आएगा। आपको एक हिंदी गद्यांश दिया जाएगा, उसमें 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न लिखा है ना, तो उसमें आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, 5-5 10 प्रश्न मिलेंगे। और उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है क्या नहीं है। इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि ये तो हम हिंदी में करते ही हैं 10th में और 12th में। 4वां जो सब्जेक्ट है वो है ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण। 2 ग्राफ मिलेंगे, 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का ये भी है। तो ग्राफ के बारे में आपको समझना है। ग्राफ की छोटी सी पतली सी बुक आती है, मार्केट से खरीद लीजिए और उसके बारे में आप समझिए। कुछ वीडियोज भी देख सकते हैं आप। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, 2 तालिकाएं मिलेंगी, उसकी व्याख्या और विश्लेषण करना है, 10 नंबर का ये भी है। टोटल हो जाते हैं आपके 100 क्वेश्चन, 100 नंबर के 120 मिनट में। अभी बात यहाँ से आप देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है क्रमांक 1 से लेकर 9 पर जो भी विषय दिए गए हैं उनका जो कठिनाई का स्तर है, डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, एनसीईआरटी द्वारा जो निर्धारित किया गया है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का, यानी कि 10th और 12th का जो लेवल है बस वही लेवल रहेगा। ठीक है, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जो 10th 12th में पढ़ा है बस वही है। उसके बाद दूसरा जो दिया है कि परीक्षा का जो टाइप है, पैटर्न है, वो रहेगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो प्रश्न पत्र है वो बहुविकल्पी होगा, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 की कटौती होगी, तो यानी कि 4 क्वेश्चन गलत पे आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने सिलेबस बता दिया पूरा। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म करूँगा। UPSSC यूपी की सबसे अच्छी एग्ज़ाम्स में से एक एग्ज़ाम है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा इजी नहीं है। बहुत सारी भर्ती आती हैं 50,000 के आसपास। पीईटी आप क्लियर करके रखिए, उसके बाद जब आपका मेंस आएगा तो तैयारी अभी से करना शुरू कर देंगे उसकी भी, तो आप उसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बारे में जब विस्तार से नोटिफिकेशन आ जाएगा तब आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितना एग्ज़ाम फीस रहेगा, किसके लिए कितना रिजर्वेशन है, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा विस्तार से नोटिफिकेशन में। फ़िलहाल आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और तैयारी की कोई लेवल नहीं होता है, मैक्सिमम तैयारी करना शुरू कीजिए। आप लोगों के लिए मेरी तरफ से अभी से बेस्ट ऑफ लक। बाकी आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, इसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आपको बहुत काम आएगा। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट से। धन्यवाद दोस्तों।